हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जेड पर। और मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर को करते समय हम लोग बहुत ही बढ़िया चीज़ें देखेंगे जो आप लोगों को ऑब्वियसली जानने में मजा आएगा। ठीक है, तो फ्लूइड्स में सबसे पहला टॉपिक जो आप पढ़ेंगे वो है फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, और फिर फ्लूइड इन मोशन। मतलब फ्लूइड्स हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रेस्ट में और एक पढ़ेंगे मोशन में। ठीक है, तो जब रेस्ट में होता है तो इसमें कई सारी चीज़ें होती है, जैसे एक पास्कल लॉ होता है। ठीक है, पास्कल लॉ के फिर एप्लीकेशंस होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉज प्रेशर क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और कैसे मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, वो सब देखेंगे। और जब मोशन में आएंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्टोक्स लॉ, फिर बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू हो गया कि भाई फ्लूइड जब रेस्ट पे होता है तो उसकी स्टडी करेंगे और फ्लूइड जब मोशन में होता है तो उसकी स्टडी करेंगे, दोनों केस में करेंगे। ठीक है, तो इसी केस में वो भी आता है, दैट इज विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी भी मोशन में ही आता है। विस्कोसिटी होता क्या है मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, हम क्यों टेंशन लेने अब। ठीक है, जब रेस्ट पे होता है तो ये दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, पास्कल लॉ के एप्लीकेशन तक पढ़ लेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग रेस्ट का पार्ट खत्म कर देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। तो ज़्यादातर चांस यही है कि फ्लूइड्स के लिए 4 से 5 लेक्चर लगेंगे। हाँ, 4 से 5 तो लगेंगे ही ऑब्वियसली, बड़ा चैप्टर, छोटा नहीं है ना। ओके, तो फ्लूइड शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले बेसिक बात मैं जानना चाहूँगा आप सभी से कि बच्चों फ्लूइड्स होता क्या है। ठीक है, क्या समझते हो फ्लूइड से। ठीक है, फ्लूइड क्या होता है बताओ। फ्लूइड इज एनीथिंग, कुछ भी एनीथिंग विच कैन फ्लो। मतलब कोई भी वो चीज जो फ्लो कर सके उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्लूइड, फ्लो, है ना। तो फ्लूइड भी बोलते हैं कुछ लोग, गलत नहीं है। ठीक है, ओके, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड या फिर फ्लूइड, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं तो फ्लूइड बोलता हूँ। ओके, तो कोई भी चीज जो फ्लो कर सके उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि लिक्विड हो गया। ठीक है, क्या लिक्विड एक फ्लूइड है? बिल्कुल है। क्या गैस को हम लोग एक फ्लूइड बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, गैस भी तो फ्लो करती है। ठीक है, और भी बहुत एग्जांपल आ सकते हैं। अब लिक्विड में सारे लिक्विड्स आ गए, गैस में सारी गैसेज आ गई। इसके अलावा हम प्लाज्मा, जो कि एक 4th स्टेज, चलो ठीक है, छोड़ो। ठीक है, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। मतलब कहीं पे नदी बह रही है तो वो एक फ्लूइड है, कहीं पे तेल बह रहा है तो वो एक फ्लूइड है, कहीं पे पैसा बह रहा है कहीं पे चॉकलेट बह रहा है, चॉकलेट बहते हुए देखेगा, छोटा भीम में देखा था, आज से मतलब बहुत टाइम पहले, है ना। चलो ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्लूइड होता है। फ्लूइड की एक खास बात होती है कि ये कभी भी डिफॉर्मिंग फोर्स को रेजिस्ट नहीं करता है। ठीक है, फ्लूइड्स नेवर रेजिस्ट डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब जो भी फ्लूइड को डिफॉर्म करने के लिए फोर्सेज आती है ना, उनको ये रेजिस्ट नहीं करता है। मतलब जो टेंजेंशियल फोर्सेज होती हैं, जो फ्लूइड पे टेंजेंशियली लगती हैं, उनको ये कभी भी रेजिस्ट नहीं करता है। आप इसको आजमा भी सकते हो। आप पानी में हाथ डालते हो तो क्या पानी आपको हाथ डालने से रोकता है? नहीं रोकता है। आप हाथ डाल रहे हो, हाथ चला जाता है, तो टेंजेंशियल फोर्स, कोई दिक्कत नहीं होती। तो फ्लूइड की ये खास बात होती है कि ये कभी भी डिफॉर्मिंग फोर्सेज को क्या करता है, रेजिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब आप डिफॉर्मिंग फोर्सेज लगा के उसको कैसे भी डिफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप कभी भी इसको डिफॉर्म करते हो तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है। ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है। मतलब जैसे एक फ्लूइड को आपने एक बाउल में डाल दिया, तो जो फ्लूइड है, मतलब पानी मान के चलो, जैसे आपने पानी को बाउल में डाल दिया तो बाउल का शेप ले लेगा, बाउल के ही शेप करेगा। ठीक है, बाबुल नहीं, बाउल ठीक है, प्लेट में डाल दिया, प्लेट का शेप ले लेगा। कंटेनर में डाल दिया, कंटेनर का शेप ले लेगा। मतलब कभी भी आप उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन लाओ तो वो डिफॉर्म ही हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने ग्लास में डाल दिया तो वो एक ग्लास में ग्लास के शेप ले लेता है, वैसा ही रहता है। हमने मुंह में डाल दिया तो हमारे मुंह के शेप का हो जाता है, वैसा ही रहता है। मतलब जैसा भी डिफॉर्मेशन फोर्स हम लगाते हैं वैसा वो डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, अभी तक कुछ भी भारी पड़ा दिया क्या? ना, अभी तक हमने बस ये देखा है कि फ्लूइड का मतलब होता है कोई भी चीज जो फ्लो हो। हर वो चीज जो फ्लो हो वो क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड जो होता है वो कभी भी डिफॉर्मिंग फोर्स को रेजिस्ट नहीं करता है। ठीक है, फ्लूइड में कभी भी डिफॉर्मेशन आता है तो वो परमानेंट होता है। ठीक है, तो अब देखो फ्लूइड्स को सोचा गया थोड़ा सा साइंटिस्टों द्वारा। ठीक है, फ्लूइड्स को साइंटिस्टों ने सोचा, बैठ के एक बार उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने सोचा कि हमारे सपनों का फ्लूइड कैसा हो सकता है, और उन्होंने अपने सपनों के फ्लूइड से बनाया आइडियल फ्लूइड। ठीक है, उनके हिसाब से एक फ्लूइड ऐसा होना चाहिए जो कभी भी कंप्रेस ना हो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। एक बड़े से कंटेनर में कोई गैस है, उस बड़े से कंटेनर की गैस को हम लोग छोटे से बॉटल में डालें, हम डाल सकते हैं, छोटे से जार में डालें, हम डाल सकते हैं। तो कंप्रेस करना मतलब क्या, दबाना।
है ना। बट हम लोग पानी के साथ ऐसा कर सकते हैं क्या, जैसे आपके पास 1 लीटर पानी है तो आप ये बोलोगे कि हाँ मेरे पास एक कंटेनर में 1 लीटर पानी था, मैंने उसको एक बॉटल में रख लिया। अरे गधे, तुमने उसका कंप्रेशन थोड़ी किया है। तुम्हारे पास 1 लीटर पानी था, अभी भी 1 लीटर ही पानी है, ठीक है। कंप्रेस करना मतलब क्या, पानी का वॉल्यूम कम कर देना। पहले 1 लीटर था, अभी 900 मिलीलीटर हो गया, तो इसका मतलब तुमने कंप्रेशन किया है। 1000 मिलीलीटर से 900 मिलीलीटर हो गया, इसका मतलब तुमने अब जाके कंप्रेशन किया है। कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम कम कर देना, शेप नहीं चेंज करना भाई, ठीक है। 1 ग्लास में पानी था, मैंने हाथ में ले लिया, ये देखो मैंने कंप्रेस कर दिया, ये देखो मैं पानी को दबा ही नहीं सकते, पानी तो ठीक निकल जाता है, ठीक है। तो उन्होंने माना कि भाई जो फ्लूइड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। और देखो 2 टाइप के फ्लो होते हैं जब एक फ्लूइड फ्लो करता है, तो एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। और इनके हिसाब से जो फ्लो होता है वो इररोटेशनल होना चाहिए। इररोटेशनल मतलब जो पानी है वो आइडियली फ्लो करना चाहिए, आइडियली मतलब वही स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें क्या होता है, बगल में एक सोर्स रहता है वाटर का, उससे पानी निकलता है तो आपको आवाज आती है। दोस्तों आपको इसको देख के लग रहा होगा कि जैसे पानी यहाँ पे रुक गया है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पानी रुका नहीं है, बल्कि इसे फिजिक्स का एक फिनोमिना स्ट्रीमलाइन फ्लो, फैक्ट वाले बताते हैं ज्यादातर ये, है ना। तो वहां पे जब हाथ मारते हैं तब पता चलता है कि भाई ये तो फ्लो कर रहा है अभी भी, है ना। तो ऐसा फिनोमिना मैंने सही में देखा था। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं नहाने गया था, और जब नहाने गया तो पानी का जो वाटर टैप था, ठीक है, नल जो था वो बहुत ही कम खुला था, तो उसमें से पतली सी धार से पानी आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे पानी अटक गया है, ठीक है। तो आप भी इसको देख सकते हो। आप क्या करो, नल को बहुत ही कम खोलो। जब नल को बहुत ही कम खोलोगे ना तो आप, चांस वैसे कम है लेकिन हाँ हो सकता है आप स्ट्रीमलाइन फ्लो देख पाओ, ठीक है। बाकी टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, जो नॉर्मली पानी आता है आपके घर में ऐसा एकदम फव्वारे बन के आता है, मतलब एक दूसरे में एकदम उलझा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग रोटेशनल फ्लो कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और साइंटिस्टों ने बोला कि हमारे सपनों का फ्लूइड कैसा होना चाहिए, हमारे सपनों का फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए। अब बात करते हैं विस्कोसिटी की। तो विस्कोसिटी का एक आइडिया दे देता हूँ। विस्कोसिटी मतलब होता है पानी वाला फ्रिक्शन। मतलब जैसे पानी क्या करता है, जब फ्लो करता है तो फ्लो करते समय वो अपने आप को ही रोकता है। कौन सी फोर्स से, विस्कस फोर्स से, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी फिनोमेना को हम विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो पानी वाले फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। तो फ्लूइड कैसा होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। जब वो फ्लो करे तो एकदम बढ़िया से फ्लो करे बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। फ्रिक्शनलेस होना चाहिए बेसिकली, ओके। और इन्होंने क्या सोचा, और सोचा हमारे जो सपनों का फ्लूइड है ना वो उसकी स्पीड एकदम कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक बार अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो उसी स्पीड से चलना चाहिए। ये उन्होंने कुछ अनुमान लगाया अपनी तरफ से। तो आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आइए खटाखट से हम लोग आइडियल फ्लूइड की जो भी चीज़ें अज्यूम किए थे हमारे सपनों के फ्लूइड की, उसकी जानकारियां यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। आइडियल फ्लूइड्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि भाई जो आइडियल फ्लूइड होता है वो कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है, ओके। सो आइडियल फ्लूइड इट इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। और अगर इनकम्प्रेसिबल है तो इसका डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल एंड डेंसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। डेंसिटी इसकी कांस्टेंट होनी चाहिए और इसका जो मतलब कंप्रेसिटी है, ठीक है, मतलब कंप्रेस नहीं होना चाहिए बेसिकली ये, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या, फ्लो जो है इसका वो कैसा होना चाहिए, इररोटेशनल होना चाहिए, ठीक है। रोटेशनल मतलब कौन सा फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। इररोटेशनल मतलब कौन सा फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। फ्लो मस्ट बी इररोटेशनल, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास एक ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे पानी की छोटी छोटी लेयर्स को अज्यूम करो, तो पानी की एक लेयर ऐसे फ्लो कर रही है, दूसरी लेयर ऐसे फ्लो कर रही है, तीसरी लेयर ऐसे फ्लो कर रही है, चौथी लेयर ऐसे फ्लो कर रही है। तो ऐसे फ्लो को जिसमें सभी जो है वो नॉर्मली ऐसे फ्लो कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि भाई लेयर जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में साथ में फ्लो करती हैं, ठीक है। तो फ्लो दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रीमलाइन और दूसरा होता है टर्बुलेंट, ठीक है। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि लेयर जो है वो ओवरटेक करती हैं एक दूसरे को, मतलब एक लेयर ऐसे जा रही है तो दूसरी लेयर ऐसे आ जाती है, और एक लेयर ऐसे गई दूसरी लेयर ऐसे आई तो ओवरटेक कर गई। इसीलिए आप इसको अज्यूम कर पा रहे हो कि नल में से पानी जो निकलता है वो कभी कभी ऐसे निकलता है डीएनए के फॉर्म में। डीएनए के फॉर्म में मतलब आपस में एकदम ऐसा उलझा हुआ रहता है ना। तो वो देखो कुछ ऐसा रहता है, यहाँ से आया यहाँ से आया, तो ऐसा फिर इसीलिए उलझ के आता है ना। मतलब कैसा, मतलब जो पानी आता है नल से वो थोड़ा ऐसा आता है, देखे हो कभी, मतलब बीच में पतला रहेगा, फिर यहाँ पे ज्यादा पानी रहेगा, फिर बीच में पतला, फिर ज्यादा पानी रहेगा, और जहां ज्यादा पानी रहेगा वहां बीच में गैप रहेगा, देखे हो। तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। और ये टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है, रोटेशनल होता है। यही कैसा होता है, रोटेशनल होता है। तो आइडियल फ्लूइड का फ्लो कैसा है, इररोटेशनल होना चाहिए, मतलब स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी थी, ओके। और कौन सी प्रॉपर्टी थी कि जो फ्लूइड होता है वो नॉन विस्कस होना चाहिए, फ्लूइड मस्ट बी नॉन विस्कस, ठीक है। मतलब फ्लूइड्स में कैसा फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए कोई भी, ठीक है।
कैसा, जैसे अभी मान लो ये आपकी एक लेयर है, ठीक है, पानी की एक लेयर ऐसे जा रही है, तो जब ये लेयर ऐसे जाती है ना तो इसके ऊपर पीछे से एक फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए दूसरे पानी के कारण, मतलब विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो फ्लूइड मस्ट बी नॉन विस्कस, दैट इज फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, चौथी चीज, फ्लो मस्ट बी एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। इसका जो फ्लो है फ्लूइड का वो कैसा, कांस्टेंट स्पीड पर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये तो बकवासबाजी कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज आपको पूछ ले, लेकिन अभी भी कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई नहीं है, ठीक है। कर लो, थोड़ा बहुत चीजें लिख लो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा फोर्स के बारे में बताता हूँ कि फोर्स लगाता कैसे है हमारा फ्लूइड, ठीक है। और फोर्स लगाने के बाद हम प्रेशर से शुरू करेंगे हमारा ओरिजिनल चैप्टर, ठीक है। तो जनरली देखो कैसा माना जाता है कि हमारा जो फ्लूइड होता है वो कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता नहीं है आइडियल सिचुएशन में, लेकिन हम जानते हैं सिचुएशन कभी आइडियल तो होती नहीं है ना। जैसे आइडियल हम क्या अज्यूम करते हैं अपने आप को कि भाई आइडियली हम दिन भर पढ़ाई करेंगे, कभी मोबाइल नहीं छुएंगे, कभी गलत काम नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, हमेशा पढ़ाई करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, है ना। बट ऐसा कुछ होता है क्या, उल्टा ही होता है, थोड़ी पढ़ाई भी होती है लेकिन वो आइडियल सिचुएशन से तो अलग ही है ना। तो आइडियल सिचुएशन तो कहीं पर भी नहीं होती है। तो फ्लूइड्स के केस में भी क्या होता है, उनका जो शियर मॉड्यूलस है, शियर मॉड्यूलस मतलब वो जो शियर स्ट्रेस जो लगता है ना उन पे, ठीक है, उसके अपोजिट में, मतलब शियर मॉड्यूलस 0 होना मतलब क्या, ये कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर सकते। 11th आपने अब, ठीक है ठीक है। तो ये कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर सकती, ऐसा माना जाता है। लेकिन जब इन पे कोई फोर्स लगता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपके पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, जिसका एरिया है डी है, तो जब इस पे कोई एक छोटा सा फोर्स लगेगा DF, तो इसकी तरफ से भी एक छोटा सा फोर्स आता है DF, फ्लूइड की तरफ से भी छोटा सा फोर्स, बहुत ही कम का फोर्स, ठीक है, बट आता है। आइडियल सिचुएशन कभी भी नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने ऐसा पाया कि जब भी कोई भी फ्लूइड कहीं पर होता है तो वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है उस सरफेस पर, ठीक है। कभी भी फ्लूइड क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास ये कंटेनर है, कंटेनर में बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड है और फ्लूइड में मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो इस फ्लूइड में जो कोई ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर फ्लूइड क्या करता है, एक छोटा सा फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। मान लो इसका एरिया है DA, ठीक है, छोटा सा एरिया DA है, तो फ्लूइड छोटा सा ही सही बट एक फोर्स एक्सर्ट करता है इस पे, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अब ये हो सकता है, तो अब वो हो सकता है भाई कोई एक वॉल हो सकता है पूरी की पूरी सरफेस ऑफ द रिवर हो, है ना, हो सकता है हमारी पूरी अर्थ हो, कुछ भी हो, लेकिन जो फ्लूइड होता है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो लोगों ने बोला यार ये फ्लूइड जितनी भी फोर्स एक्सर्ट करता है उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लोगों ने ये देखा यार कि जो बड़ी सरफेसेस हैं उन पर फ्लूइड कुछ खास फोर्स नहीं एक्सर्ट कर पा रहा है, और जो छोटी सरफेसेस हैं उन पर तो भाई बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो लोगों ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने नाम दिया प्रेशर। लोगों ने बोला वो फोर्स नहीं है, वो प्रेशर है, ठीक है। वो क्या है, वो प्रेशर है, और यहाँ से डिफाइन हुआ हमारा प्रेशर। उन्होंने बोला जो भी ये लिक्विड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रेशर। तो यहाँ से आया हमारा प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जनरली इसको पास्कल्स में लिखा जाता है, ठीक है। और 1 बार में कभी कभी लिख के आ जाए तो 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल, ठीक है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है, ऐसा होता है। ओके, तो 1 ATM प्रेशर भी होता है यहाँ पे, बट ठीक है, 1 बार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ATM, ठीक है। तो ऐसा आप बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली मतलब 0.9869 ATM के इक्वल होता है, बट ठीक है, जैसा आप समझो, ठीक है। फिलहाल आप इतनी यूनिट्स याद रखो, ज़्यादा मत जाओ। प्रेशर उन्होंने यहाँ से डिफाइन किया कि भाई छोटी सरफेसेस जो होती है जिनका एरिया बहुत ज़्यादा कम होता है वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा लग जाता है, जिनका एरिया बहुत बड़ा होता है उन पर कुछ खास प्रेशर लगा ही नहीं पाता है फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ से खैर प्रेशर का इंट्रोडक्शन हुआ। अच्छा, अब आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि आपके घर में जो चाकू है उसका जो एज है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पतला होता है। इतना पतला क्यों होता है, ताकि जब आप उससे काटो तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करे, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब जब उसका एरिया इतना कम है तो प्रेशर बढ़ जाएगा एकदम, है ना। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का छोटा मोटा जानकारी। अब इसका डायमेंशन निकालना है तो आपको पता है कि फोर्स का डायमेंशन होता है L1 M1 T-2। जिनको नहीं पता उनको बनाता हूँ। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है L1 T-2, मास का डायमेंशन हो गया M1 अपॉन एरिया, एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो L2। तो प्रेशर का जो डायमेंशन आता है वो आता है L-1 M1 और T-2, ठीक है, L-1 M1 और T-2, ठीक है। ये होता है आपका प्रेशर का डायमेंशन, इसको आप लोग ध्यान में रख लो।
1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल आप बोल सकते हो, या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप बोल सकते हो। यूनिट आप जनरली पास्कल ही यूज करोगे। अगर कभी नहीं याद आ रहा है कि बार है, पास्कल है, क्या है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख देना, जैसा भी क्वेश्चन में लिखा होगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गई प्रेशर की कहानी। और हाँ, एक यहाँ पे डेफिनेशन है कि भाई हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है, बाई चांस कभी पूछ ले कोई चलते फिरते, क्योंकि एग्जाम में तो आने का बहुत कम चांस है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो प्रेशर को हमने यहाँ से इंट्रोड्यूस कर दिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे देखो, एरिया डिनोमिनेटर में, तो एरिया अगर कम होता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है, एरिया अगर बहुत ज्यादा होता है तो प्रेशर बहुत कम लगता है। ठीक है, तो बेसिकली एरिया की बात है यहाँ पे। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम्पल ज़्यादा जमा नहीं। जैसे आप लोग मान लो दलदल में गए हो, ठीक है, तो दलदल में कोई बंदा अभी सीधे जा रहा है, ठीक है, ये आपका दलदल है, ठीक है, आगे कुआं पीछे खाई और बीच में दलदल। तो यहाँ दलदल में एक बंदा ऐसे खड़ा है और एक बंदा ऐसे दलदल में सोया है, उसको मजा आ रहा है, स्विमिंग पूल समझ के सोया है। ठीक है, बताओ दलदल में जल्दी कौन डूबेगा? ये डूबेगा। क्यों? क्योंकि इसका आप सरफेस एरिया अगर देखो तो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये एरिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, तो ये जल्दी डूबेगा। और इसका एरिया आप अगर देखो तो ये जिस ट्यूब में सोया है उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो प्रेशर यहाँ पे कम होगा, तो ये कम जल्दी डूबेगा। मतलब डूबेगा तो ये भी, लेकिन थोड़ा लेट से डूबेगा, अभी इंजॉय करेगा थोड़ा, है ना। तो ये प्रेशर का होता है, लेकिन खैर थोड़ा घटिया एग्जाम्पल था, समझ गया ना। बेसिकली एरिया पर डिपेंड करता है। अब जैसे आप कहीं पर प्रेशर लगा रहे हो तो वहाँ के एरिया पर डिपेंड करेगा। अगर वहाँ का एरिया बहुत कम होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लगेगा, है ना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, एक और इसका एग्जांपल था। आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे, मुझे भी आदत है शॉर्ट्स स्क्रॉल करने की, तो मुझे भी आते हैं कि भाई वहाँ पे वो क्या करते हैं कि बहुत सारे कीलों पर बलून रखते हैं या फिर बहुत सारे कीले लगाते हैं नीचे और उस पर चढ़ जाते हैं। तो जब बहुत सारे कील लगाकर चढ़ते हैं तो उनको कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कील लगाने से जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और कम हो जाता है, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा ना। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास एक शीट है, ठीक है, 2D में अज्यूम करो, ये पहला कीला, ये दूसरा कीला, ये तीसरा कीला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है। इसके ऊपर तुम चढ़ गए। इसके ऊपर जब तुम चढ़ोगे तो तुम्हारी आंखों से आएगा आंसू, आंख से चल का आंसू, ठीक है, ऐसे आएगा तुम्हें आंसू। लेकिन सॉरी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तुम्हें यहाँ पे अगर तुम चढ़ोगे, ठीक है, तो आंसू कुछ नहीं आएगा, खुशी के आंसू आएंगे, क्योंकि यहाँ पे चढ़ने के बाद तुम्हें कुछ होगा नहीं, ये कुछ नहीं होगा। लिटरली तुम इस पे सो जाओ, कुछ नहीं होगा, एक भी कील नहीं धसेगी, धस गई तो मैं से आके फर्स्ट एड करवा लेना, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। मान लो यहाँ पे एक कील है और इस एक कील पर तुम चढ़ रहे हो, तो तुम्हारे पैर का एकदम वाट लग जाएगा, ठीक है, कीमा बन जाएगा। कैसे? क्योंकि ये कील तुरंत पैर में घुस जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इस कील का एरिया देखो यहाँ पे कितना है, बहुत कम है, एरिया कम है तो प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगा, ठीक है। फोर्स तो उतना ही लग रहा है, फोर्स क्या है यहाँ पे, mg तो उतना ही लग रहा है, यहाँ पे भी एरिया ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेशर कम हो गया, ठीक है। इसीलिए आप इन कीलों पर अगर चढ़ते हो तो देखो 3 कीले हैं, चांस है कि अभी भी आपके अंदर धंस जाए, लेकिन आप अगर इन पे सोओगे तब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आपने कुछ शोज देखे होंगे जिनमें बंदे क्या करते हैं, वो कीलों पर सो जाते हैं और फिर उसके बाद उनके ऊपर भी लोग और सो जाते हैं और सो जाते हैं और सो जाते हैं, फिर ऊपर से भी कीले ले आते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। ऊपर से कंप्रेस भी किया जाता है उनको, लेकिन कुछ होता नहीं है, कील धसती नहीं है। यही कारण है। सब साइंस है बेटा, सब साइंस है, ठीक है, ऐसा सीन शॉट है। ओके, तो हमने प्रेशर की बहुत ही ज्यादा चर्चा कर ली। अब हम लोग देखते हैं पानी में क्या प्रेशर लगता है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं प्रेशर इन अ लिक्विड कॉलम, ठीक है, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, ठीक है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। अब आपने ये चीज देखी होगी कि आप अपना जब सर डालते हो बाल्टी में नहाते समय किया कभी ये खुराफात? मैंने एक बार ट्राई किया था, मेरे बाल जब तक उसमें पड़े तब तक मेरी हालत खराब हो गई, मैं तुरंत बाहर आ गया, ठीक है। बट आपने मुझे पता है किया होगा ऐसा। तो जब आप अपना सर डालते हो, चलो बकवास नहीं, आप जब अपना हाथ डालते हो बाल्टी के पानी में तो आपका ऐसा फील होता है कि हाथ पे कुछ तो प्रेशर लग रहा है, कुछ तो मतलब कुछ तो एक्ट कर रहा है ना, ऐसा फील होता है। आपको नहीं होता होगा तो अगली बार से होगा जब हाथ डालोगे, मेरी बात याद रखना बस, है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लिक्विड जो होता है वो अपनी तरफ से एक प्रेशर लगाता है, ठीक है। लिक्विड क्या करता है, अपनी तरफ से एक प्रेशर लगाता है। अब वो प्रेशर कितना होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे आज। देखो मान लो हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक कंटेनर है। कंटेनर तो बड़ा खूबसूरत है, ठीक है भाई, समझ गया, ट्रोल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है, क्या मतलब बहुत घटिया कंटेनर है, ठीक है, बढ़िया यार, ऐसी ड्राइंग यार तुम बना सकते हो कभी क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भर रखा है मैंने, पानी भर रखा है, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने भर रखा है पानी, और इस कंटेनर में मैंने एक
ठीक है, बताता हूँ। ठीक है, इस कंटेनर में मैंने भर रखा है पानी, पानी पानी पानी, नीला नीला पानी। ओके, तो इस कंटेनर में मैंने भर रखा है एक इमेजिनरी सिलेंडर। मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पे मैं गया, ठीक है, और जब मैं यहाँ पे गया तो मेरी बॉडी एक सिलेंड्रिकल शेप की है, इमेजिनरी। हाँ, तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि भाई यहाँ पे है मेरा एक सिलेंडर, ठीक है, जिस सिलेंडर का जो बेस एरिया है वो A है और इसकी जो हाइट है वो H है। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक सिलेंडर है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि सिलेंडर पर कुछ ना कुछ प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सबसे पहली बात कि इस सिलेंडर का कुछ ना कुछ वेट होगा यहाँ पे, है ना, और उस वेट के कारण ये एक्सर्ट करेगा एक फोर्स जो कि होगा mg। ये क्या करेगा? एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जो कि होगा mg, है ना। तो जवाब में क्या होगा? पानी से भी कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, और अगर ये सिलेंडर वहां पे रुका हुआ है तो ऑब्वियसली क्या होगा? वहां पे पानी से भी उतना ही आ रहा है फोर्स, है ना। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? बॉटम डायरेक्शन में यहाँ पे क्या कर रहा है सिलेंडर? mg फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो बॉटम डायरेक्शन से अगर ये mg फोर्स लगा रहा है अपना, तो पानी इस पे जो प्रेशर लगा रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ पानी इस पे प्रेशर लगा रहा होगा, तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। और इसमें फोर्स कौन सा होगा? वही वाला जो सिलेंडर उस पानी पर लगा रहा है, डाउनवर्ड mg। ठीक है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg अपॉन a। ठीक है, फोर्स की जगह हमने लिख दिया mg, है ना। इसको थोड़ा स्टेटमेंट में लिखना होगा जब आपको डेरिवेशन आएगा, वैसे कम चांस है आने का, लेकिन कभी अगर आया तो आपको इसको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि हियर द वी विल इमेजिन इमेजिनरी सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड कॉलम एंड द सिलेंडर exerts a force of mg on the downward direction from the bottom and hence the pressure exerted by the liquid column on the cylinder will be given by P equal to F by A where F equal to mg, तो P equal to mg by A। ठीक है, ठीक है। अब m क्या है यहाँ पे? मास ऑफ सिलेंडर। क्या मुझे सिलेंडर का मास पता है? ना, मुझे यहाँ पे सिर्फ इस पानी की डेंसिटी पता है। तो मैं क्या करता हूँ? सिलेंडर के मास को रिप्लेस कर देता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। तो मास इक्वल टू क्या आ गया? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या इसके एरिया इंटू लेंथ के इक्वल होगा? मतलब एरिया इंटू लेंथ, a इंटू एच। ये तो कई बार कर चुके हो, थर्मोडायनेमिक्स में भी कर चुके हो। तो मैं इस m की जगह लिख सकता हूँ, मतलब इस v की जगह लिख सकता हूँ एरिया इंटू हाइट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? इस मास को यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा रो ए एच जी अपॉन ए। तो A से A खत्म, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा रो जी एच। ये होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, ठीक है, जो कि होता है रो जी एच। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या मास है? ना। क्या यहाँ पे हाइट है? डेंसिटी है। तो यहाँ पे किसी भी लिक्विड में जब आप जाओगे तो जो आप पे प्रेशर लगेगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा? एक तो इस पे कि भाई वो लिक्विड कितना ज्यादा डेंस है, उसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है। दूसरा ये कि आप कितने डेप्थ तक गए हो। जैसे कहा जाता है ना भाई, जैसे आपने रिसेंटली एक सुना होगा कि भाई वो जो इंसिडेंट हुआ था, जो लोग टाइटैनिक का कचरा देखने गए थे और उसके बाद क्या हुआ कि भाई उनकी बॉडीज भी नहीं मिली, है ना। जो टाइटन था, टाइटन सबमरीन से गए थे, वो सबमरीन नहीं था बेसिकली, वो पता नहीं क्या डिवाइस था वो, है ना। तो इम्प्लोड हो गया था, आपने सुना होगा, एक्सप्लोड होने की जगह इम्प्लोड हुआ था। तो ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा गहरा चला गया। क्योंकि आप पानी में जितना ज़्यादा गहरा जाओगे ना, देखो H, जितना आप गहरा जाओगे उतना ज़्यादा H बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा H बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? उतना ही ज़्यादा आप मतलब प्रॉब्लम होगी, और क्या है ना, इम्प्लोड कर जाओगे बेसिकली। एक्सप्लोड करना मतलब फटना, इम्प्लोड करना मतलब स्क्वीज करके ख़त्म हो जाना। स्क्वीज करके मतलब समझ रहे हो, मरोड़ जाना, है ना, ऐसा। तो जैसे कोई बॉडी है, मान लो ज़मीन के अंदर गई है, वो स्क्वीज करके ख़त्म हो रही है, तो कुछ वैसा हुआ था उस टाइटन सबमरीन के साथ। टाइटन सबमरीन एकदम अंदर गई, और जब बहुत ज़्यादा अंदर गई तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और क्योंकि इन्होंने कुछ पॉलीकार्बोनेट का यूज़ किया था, जो कि मना कर रखा था, भाई ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, इसका यूज़ मत करो, फिर भी उन्होंने किया और खुद भी गए, उनको भी लेकर गए, है ना। तो बेसिकली एकदम ज़्यादा जब डीप में चले गए तो वहाँ पे जाने के बाद वो इम्प्लोड हो गई और सब लोग मतलब कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल टू रो जी एच होता है। तो इसीलिए जैसे ज़्यादा आप डीप जाओगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। और पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको लास्ट ईयर मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स करते समय एक न्यूमेरिकल कराया था, जिसमें मैंने बोला था प्रेशर इक्वल टू रो जी एच पुट कर देना, है ना। तो आप लोगों ने किया होगा। और हमने ये इमेजिनरी सिलेंडर अज्यूम किया है। ये मत समझना कि यहाँ पे सही में सिलेंडर है, ठीक है, वरना तुम बोलोगे ये तो डेंसिटी सिलेंडर की हो गई। अरे मेरे भाई, मैंने इमेजिन किया है कि यहाँ पे कोई एक सिलेंड्रिकल चीज है, ठीक है, मैंने इमेजिन किया है। क्या सच में यहाँ पे है? नहीं है। फिर कौन है यहाँ पे? पानी है। ये सिलेंडर भी क्या है? एक पानी है। इस पानी में जो सिलेंडर डाला गया है उसके अंदर भी क्या है? पानी है। नहीं समझे तुम?
अरे यार देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने क्या किया, एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर में पानी डाला, ठीक है, और तो वो कैसा हुआ, वो पानी कैसा हो गया, सिलेंड्रिकल शेप का बन गया। तो उसी सिलेंड्रिकल शेप पानी को हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, मतलब ये कोई सिलेंडर नहीं है कि भाई स्टील का सिलेंडर डाला, एलपीजी का सिलेंडर डाला है, कोई और सिलेंडर डाला है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पानी ही है, उस पानी का हमने वो शेप अज्यूम किया है। तो यहाँ पे जो एरिया है वो क्या है, इस सिलेंड्रिकल पानी का एरिया है, जो डेंसिटी है वो क्या है, इस सिलेंड्रिकल पानी की डेंसिटी है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे अभी सोच रहे थे कि ये डेंसिटी तो सिलेंडर की डेंसिटी होगी, नहीं सोच रहे थे, कम चलता है दिमाग। अब ठीक है, मैं भी नहीं सोच रहा था अभी मेरे को दिमाग में आया कि यार इन लोग तो ये सोच रहे होंगे, इमेजिनरी सिलेंडर है ये, हमने बस इमेजिन किया है कि इस पानी के अंदर एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, जबकि वो सिलेंडर भी क्या है, पानी ही है। ठीक है, ऐसे मान सकते हो कि इसमें एक बर्फ डाल दी, ठीक है, बर्फ डाल दी सिलेंड्रिकल शेप की, ऐसा मान लो। ठीक है, बाकी जो समझ गए वो महान, समझ गए ना क्या किया हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर अज्यूम किया अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिलेंड्रिकल पानी ही है। तो सिलेंड्रिकल पानी का जो मास है वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम। तो सिलेंड्रिकल है तो एरिया इनटू हाइट, ऐसा आया। तो आपके फ़ोन में मतलब मेरे फ़ोन में, मतलब हमारे सॉल्व एग्जाम्पल में है, एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि एक स्विमर है जो कि स्विमिंग पूल में तैर रहा है, और स्विमिंग पूल में तैरते समय वो 6 मीटर नीचे चला गया। ठीक है, स्विमिंग पूल में तैरते समय वो 6 मीटर नीचे चला गया। पानी की डेंसिटी अगर 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, मतलब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो प्रेशर की वैल्यू पता करो कितनी उस पर लग रही होगी जब वो 6 मीटर नीचे चला जाएगा। निकाल लो। रो जी एच, रो कितना 10⁻3, जी कितना 9.8, एच कितना 6, तो 9.86 जा कितना होता है, बताओ 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 बताओ, मुझसे पहले बताओ। 49 प्लस 9.8 कितना हुआ, 58.8। सही है क्या? ओह क्या बात है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 58.8 इंटू 10⁻3, एक पॉइंट पीछे कर दो तो 5.88। ओके आए 9.86 जा, ठीक है। अब जो भी है मतलब ठीक है, देख लो 5.88 इंटू 10⁻4 हो रहा है। बेसिकली इन्होंने 5 कैसे लिख दिया मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, 1000 को जरा, ठीक है, 1000 को जरा मल्टीप्लाई करो 9.8 से, तो आपको आंसर मिलेगा 9800। 9800 को 6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 9800 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 8 या 48, 6 9 या 54। ठीक है, तो बेसिकली आंसर आ रहा है 58800। यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो 10⁻4 ही आएगा। सही है हमारा आंसर। ठीक है, और मेरे को लगता है इनको क्वेश्चन 60 मीटर नीचे बोलना था, लेकिन ये ऐसा बोल गए। ठीक है, जो भी है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कितना है, तो 10⁻4 ही है। खैर ठीक है, तो ये खैर कम हो गया, लेकिन वरना इन्होंने एक कंपैरिजन किया था यहाँ पे कि नियरली 6 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। गलत है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो कमेंट कर देना यहाँ पे कैलकुलेशन में। ठीक है, बाकी मुझे तो नहीं लगता कुछ हुआ है। ओके, एक और न्यूमेरिकल दिया है यहाँ पे कि भाई 2 जगह पे सेम प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो बताओ वहाँ पे हाइट्स का क्या रेशियो आएगा। ठीक है, तो वो हाइट्स का रेशियो डेंसिटी के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर प्रेशर इक्वल है, फॉर्मूला रख दो ρ1 g1 h1 इक्वल टू ρ2 g2 h2, तो तुम्हें पता है g तो सेम ही रहेगा ना, तो ρ1 अपॉन ρ2 इक्वल टू h2 अपॉन h1। खत्म। ठीक है, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसलिए मैंने ये बकवास न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ गए। तो आप जितना ज़्यादा पानी में डीप जाओगे उतना ज़्यादा आप पे प्रेशर बढ़ेगा। तो पानी में कभी कूदना मत, इतना डीप मत जाना, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा गहरा जाओगे उतना ज़्यादा तुम पे प्रेशर पड़ेगा और तुम इम्प्लोड हो जाओगे। ठीक है, ओके, समझ गया। चलो, ये हो गई हमारी प्रेशर ड्यू टू लिक्विड की कहानी। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर डिस्कस करते हैं। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड गॉज प्रेशर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, क्या है, देखो आपको पता है कि भाई एटमॉस्फेयर जो है वो गैसेस से बना हुआ है, एयर से उसमें है ना काफ़ी सारी ज़्यादा चीज़ें हैं। और जो एटमॉस्फेयर है ये कहाँ तक फैला हुआ है ये तो ना मैं जानता हूँ ना आप। क्या मतलब मैं जानता हूँ? अरे यार, एटमॉस्फेयर के पार्ट वगैरह तुमने नहीं पढ़े थे? स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर नहीं पढ़े हो? चलो आगे पढ़ लोगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर कैसा, मतलब काफ़ी ऊपर तक एक्सटेंड हुए। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है उनका खुद का भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर बनता है। तो आप मानोगे नहीं, ये 10⁻5 पास्कल का प्रेशर हमारे ऊपर लगाती हैं। ठीक है, और हम ऐसा मान के चलते हैं, हम सी लेवल पर जाते हैं। सी लेवल मतलब नीचे से नीचे जो लेवल पॉसिबल है वहाँ पे जो प्रेशर होता है उसको हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, प्रेशर बेसिकली होता है क्या, वो प्रेशर जो हवाओं में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर वगैरह मिलके हमारे ऊपर लगाते हैं, हमारे ऊपर या किसी भी चीज़ को अज्यूम करो उसके ऊपर जो लगाते हैं। ठीक है, ओके। तो बेसिकली हुआ क्या कि वहाँ से हमें पता चला कि भाई एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एक प्रेशर लगाता है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से आया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला टर्म।
ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता चला कि भाई जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो इक्वल होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के। ठीक है, और एक बात और याद रखना कि 1 हेक्टा पास्कल इक्वल टू 100 पास्कल होता है। ठीक है, ध्यान रखना। यूनिट वगैरह मैंने पहले भी बहुत बताई होगी, तो सारी यूनिट्स को ध्यान रखना, ऐसा बोलना मत। हाँ, 1.01 याद रखोगे तो भी चलेगा, 3 to 5 हटा सकते हो, ये मैंने थोड़ा ठीक है ऐसे ही बता दिया। ठीक है, तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, मतलब जो हम लोग सी लेवल पर मेजर करते हैं जाके, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सी लेवल पर जाके हम इसको अज्यूम करते हैं और फिर इसके बाद हाइट वाइट के साथ मतलब ये इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो एक और कंडीशन आती है वैक्यूम कंडीशन। आपने हमेशा सुना होगा कि वैक्यूम कंडीशन क्या होती है। वैक्यूम कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने वैक्यूम आपने यही समझा होगा कि हम क्या करें, हवाएं सारी की सारी निकाल दें ना। वैक्यूम मतलब ये नहीं होता है। वैक्यूम मतलब ये होता है कि ये जो गैसेस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सॉरी जो गैसेस का प्रेशर है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर दें। ठीक है, तो मतलब इनडायरेक्टली वही हो गया कि निकाल दें उन्हें तो कम हो ही जाएगा, है ना। तो इनके जो प्रेशर को जब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर देते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम कंडीशन बोलते हैं। समझा? ठीक है, मतलब बेसिकली क्या, बेसिकली गैस प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं वैक्यूम। तो ध्यान रखना, वैक्यूम डिफाइन करने आ जाए। सो व्हेन द गैस प्रेशर डिक्रीजेज, व्हेन द गैस प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन द कंडीशन इज कॉल्ड एज वैक्यूम। ये तो बहुत कहानी हो गई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। सिंपल है, वही है जो हवाएं हमारे ऊपर प्रेशर लगाती हैं, वही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और ये छोटी मोटी यूनिट और ये छोटा सा वैक्यूम का कंडीशन। ओके, ठीक है। तो बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हम लोग मेजर कहाँ पे करते हैं, सी लेवल पे मेजर करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जो मेजर किया है वो कहाँ पे मेजर किया है, सी लेवल पे। तो सी लेवल मान लो यहाँ कहीं है और हम धीरे 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 ऊंची जगहों पे बढ़ रहे हैं, ऊंची जगहों पे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग ऊंची जगहों पर बढ़ते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, घटते जाता है। ठीक है, सो यही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का खेला कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो ग्रेटेस्ट होता है सी लेवल पर और लोवेस्ट या फिर कह सकते हो कम होते जाता है एज द हाइट इंक्रीजेस। ठीक है, जितना ज़्यादा आप ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप करेगा, है ना। चलिए अभी हम लोग देखेंगे गॉज प्रेशर एंड, स्पेलिंग देख रहा हूँ गाइस, GUAGE है ना। ओके, गॉज है। ओके, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको समझ में आ गया, वो प्रेशर जो एयर वगैरह मिलकर लगाते हैं, कंडीशन उसकी समझ में आ गई वैक्यूम की। ये भी समझ में आ गया, हाइट के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है, हाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा मान लो। ठीक है, अच्छा फिर से हम लोग अज्यूम करेंगे हमारे पास एक कंटेनर है। ओके, और मैं कंटेनर ज़्यादा सुंदर नहीं बनाऊंगा, जो करना है कर लो। ठीक है, और उसके बाद कंटेनर में हमारे पास है पानी। हाँ पानी है, कुछ और नहीं है। अगेन कुछ और नहीं होगा यार जोक नहीं था यार, क्यों हंस रहे हो फालतू में। क्या मतलब मैं हंस रहा हूँ। अच्छा ठीक है, इसके अंदर हम एक सिलेंड्रिकल शेप अज्यूम करेंगे। सिलेंड्रिकल शेप अज्यूम करेंगे, इसमें कोई सिलेंडर नहीं है। ठीक है, तो ये हमने अज्यूम किया सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, इसमें हम मान लेंगे कि भाई ये जो सिलेंडर है, अच्छा ठीक है, इस सिलेंडर को हम थोड़ा सा नीचे यहाँ पे अज्यूम करते हैं। ठीक है, इस सिलेंडर को हमने यहाँ पे अज्यूम किया, तो यहाँ पे देखो सिलेंडर का एक तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg। ठीक है, ये जो फ्लूइड है ये ऊपर की तरफ से सिलेंडर पे लगा रहा होगा F1 फोर्स, नीचे की तरफ से फ्लूइड लगा रहा होगा F2 फोर्स, बाकी जो यहाँ से लगा रहा होगा उसको ये कैंसिल कर दे रहा होगा, है ना। तो इसको क्यों नहीं कर रहा है, अरे यार ये सिलेंडर इसके अंदर है, इसका मतलब इक्वल कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कैंसिल कर रहा है। ठीक है, फिलहाल मतलब हम लोग सिर्फ यही फोर्सेस अज्यूम कर रहे हैं। तो ऊपर से एक लिक्विड इस पे फोर्स लगा रहा है F1, नीचे से लिक्विड फोर्स लगा रहा है F2, और इस कंटेनर का वेट जो है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है mg। ठीक है, हम मान लेते हैं ये हाइट जो है वो है x2 और ये जो हाइट है इस सिलेंडर की वो है x1। पता नहीं ये x1 x2 लेके क्यों करते हैं, मैं भी एंड में बहुत आसानी से समझा दूंगा, लेकिन डेरिवेशन के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ डेरिवेशन मैं करा रहा हूँ। एग्जाम में नहीं आएगा डेरिवेशन वैसे। ठीक है, अच्छा अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो F1 और mg नीचे की तरफ लग रहे हैं और F2 ऊपर की तरफ लग रहा है। और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ना, हम अभी पढ़ रहे हैं फ्लूइड एट रेस्ट। मतलब अभी फ्लूइड कहाँ पर है, रेस्ट पर है। सारे केसेस हमारे रेस्ट वाले होंगे। तो फ्लूइड अगर अभी रेस्ट पर है तो इसका मतलब F1 और mg मिलकर बैलेंस कर रहे हैं F2 को। करेक्ट, सही है, सही है। F1 क्या है, F1 है P1 इंटू A1 प्रेशर इंटू एरिया प्लस mg इक्वल टू F2 क्या है, F2 है P2 इंटू A2। आसान है, आसान है। ए तो सेम ही होगा ना यार, हाँ ए तो सेम ही होगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मास ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सिलेंडर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
इक्वल टू P2 इंटू ए। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा ना, ये सिलेंडर का मास। डेंसिटी किसकी? वाटर की, क्योंकि ये सिलेंडर ही है, इमेजिनरी सिलेंडर है तो पानी ही, ठीक है। फिर P1 इंटू ए प्लस डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, और सॉरी कट कैंसिल हो जाएगा यार, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, हाइट। तो ये एरिया इंटू हाइट क्या होगी सिलेंडर की? देखो पूरी मेजरमेंट कितनी है? पूरी मेजरमेंट है x1, ठीक है, और यहाँ नीचे तक इसकी मेजरमेंट है x2। तो अगर मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए, सिलेंडर की हाइट कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो अगर ये मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, पूरे में से ये माइनस कर देता हूँ। अगर मैं इस पूरे में से ये माइनस कर दूंगा तो देखो बचा क्या? यही बचा, और यही क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2। पूरे में से x2 हटा दो तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। तो हाइट हो गई इसकी x1 माइनस x2, ठीक है, और ये हो गया P2 इंटू ए। तो यहाँ से तुम देखो ए, ठीक है। अब आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे? फिर P1 प्लस रो जी छूट गया यहाँ पे, जी x1 माइनस x2 इक्वल टू P2, ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, P1 प्रेशर F1 फोर्स के कारण लग रहा है, ठीक है, ये F2 फोर्स के कारण P2 फोर्स लग रहा है, ठीक है, F2 फोर्स के कारण P2 प्रेशर लग रहा है, और ये mg के कारण जो प्रेशर लग रहा है वो है रो जी x1 माइनस x2, ठीक है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कंडीशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये जो सिलेंडर का टॉप है ये सरफेस पर है। क्यों? उससे होगा क्या कि ये जो पानी का ऊपर वाला प्रेशर है वो हट जाएगा, तो ऊपर से सिर्फ एक ही प्रेशर लगेगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो F1 को हम लिखेंगे, F1 के प्रेशर जो P1 है उसको हम लिख सकते हैं P0। क्यों? क्योंकि अब F1 किसके कारण लग रहा है? सॉरी, F1 के कारण कौन सा प्रेशर लग रहा है? सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब ऊपर से सिर्फ एक ही प्रेशर लग रहा है, कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, ठीक है, प्लस रो जी। मान लेते हैं x1 माइनस x2 की वैल्यू है h, ठीक है। P2 क्या हो गया यहाँ पे? टोटल प्रेशर हो गया, तो इसको मान लो P, तो P इक्वल टू आ गया P0 प्लस रो जी एच। तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर का वैल्यू निकल के आया वो क्या है? P0 प्लस रो जी एच। P0 क्या है यहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये आपका टोटल प्रेशर निकल कर आया है P, इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर। P0 क्या है तुम्हारा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो यहाँ पे रो जी एच दिख रहा है वो क्या है तुम्हारा? वो है तुम्हारा गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर क्या होता है? गॉज प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपलेस्ट डेफिनेशन एवर, ठीक है। गॉज प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सॉरी बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उल्टा हो जाता ना तो आंसर माइनस में आ जाता। तो एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो बेसिकली गॉज प्रेशर का वैल्यू क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगा P माइनस P0 इक्वल टू PG, ठीक है। अब गॉज प्रेशर अलग अलग हो सकता है, गॉज प्रेशर हर जगह पे अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पानी था तो PG की वैल्यू है रो जी एच, ठीक है। PG की वैल्यू क्या है? रो जी एच। PG मतलब क्या? गॉज प्रेशर। ये देखो P0 को वहां ले गए तो P माइनस P0 इक्वल टू रो जी एच, तो इस रो जी एच को मैंने PG लिख दिया, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। तो इन्होंने अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है x1 x2 क्यों अज्यूम करवाया, स्टूडेंट को इतना कंफ्यूजन क्यों दिया, यहाँ पे P1 यहाँ पे P2 क्यों लिखा? अरे सीधा इसको H लिखो भाई, सबको पता है F1 के कारण प्रेशर P1 होगा, F2 के कारण प्रेशर P2 होगा। तो कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे जो टोटल प्रेशर लगता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। उस टोटल प्रेशर में से अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल दें तो उसको हम बोलते हैं गॉज प्रेशर। इससे आसान कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, सिंपलेस्ट डेफिनेशन एवर। मतलब मान लो तुम्हारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है। मान लो तुम अलग से इसके ऊपर 2 पास्कल का प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो टोटल प्रेशर इस पे कितना लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 2 पास्कल, ये इस पे टोटल प्रेशर लग रहा है। तो जो टोटल प्रेशर है उसको मैं क्या बोलूंगा? एब्सोल्यूट प्रेशर। और गॉज प्रेशर मैं किसको बोलूंगा? इस 2 पास्कल को, क्योंकि गॉज प्रेशर क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस। तो सॉरी, एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस। तो एब्सोल्यूट प्रेशर में से अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दूं तो बचा तो सिर्फ 2 पास्कल ही। मतलब आप गॉज प्रेशर को ऐसे भी बोल सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छोड़ के जो भी प्रेशर है वो क्या हो गया? गॉज प्रेशर, ठीक है। और जो टोटल प्रेशर है वो क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैसे एक और चीज इसमें सॉरी, जो टोटल प्रेशर वो क्या हो गया? एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर इज द टोटल प्रेशर, गॉज प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं आप बहुत रिपीट करते हो, ठीक है यार, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग में बैठ जाता है, क्या दिक्कत है ना। तो इसको आप और एक तरीके से समझ सकते हो, एक होता है वैक्यूम लेवल, एक होता है सी लेवल और एक होता है एटमॉस्फेरिक लेवल। जब एटमॉस्फेरिक लेवल के ऊपर से आप प्रेशर मेजर करते हो तो उसको हम बोलते हैं गॉज प्रेशर,
जब वैक्यूम से आप मेजर करते हो तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, क्योंकि वहां से सारे प्रेशर आते हैं, टोटल प्रेशर। खैर वो बड़ी चीजें हैं, ठीक है। और एक वैक्यूम लेवल से जब आप मेजर करते हो तो एक वैक्यूम प्रेशर भी आता है। चलो छोड़ो, बेसिक सिंपल इजी रखें, चलो इजी डेफिनेशन है आपके लिए, ठीक है। ये हो गया आपका गॉज प्रेशर वगैरह। आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलो अभी हम लोग समझते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अच्छा, पैराडॉक्स का मतलब समझते हो क्या तुम? चलो तो हम लोग पैराडॉक्स को, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को समझने से पहले क्या करते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या है। और एक और सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। वैसे तुमने टेक्स्ट बुक पढ़ी है तो तुम समझ रहे होगे, अगर टेक्स्ट बुक नहीं पढ़े हो तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पढ़े हो तो तुम समझ रहे हो अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। बाकी नहीं पढ़े हो, अगर तुम 2025 के स्टूडेंट हो तो मुझे यकीन है नहीं ही पढ़े होगे, मज़ा आने वाला है फिर तुम्हें, ठीक है। आए क्या बनाया है भाई, बहुत खतरनाक, ठीक है, ABCD, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान से, अब मान लो हमारे पास यहाँ पे एक 3 सिचुएशन है, तीनों में पानी भर रखा है, ठीक है। एक में पानी यहाँ तक भर रखा है, दूसरे में भी पानी यहाँ तक भर रखा है, तीसरे में भी पानी यहाँ तक भर रखा है, मतलब तीनों में सेम हाइट तक पानी भर रखा है, ठीक है। तो मुझे बताओ, एक बात बताओ, प्रेशर क्या होगा हर एक पॉइंट पे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि ठीक है, प्रेशर कैसा होगा हर एक पॉइंट पे, सारे ही कंटेनर में पानी डाला गया है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो सबकी हाइट सेम है, ठीक है, तो सभी में प्रेशर सेम लगेगा क्योंकि सबकी हाइट सेम है, ठीक है। तो ये सिंपल सा बात था, क्योंकि पानी भी डाला है तो पानी सेम ही चीज है, उसकी डेंसिटी भी वही है, तो रो जी एच, जी भी वही है, रो भी वही है, एच भी वही है, ठीक है। रो वही है, एच वही है, पर ये प्रेशर वो रही ना, ठीक है, ABCD। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल देखना और समझना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पानी भरना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से पानी भरना शुरू कर रहा हूँ, A से मैंने पानी भरना शुरू किया, ये मैं डाल रहा हूँ पानी, ठीक है, पानी जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है यहाँ पे जा रहा है यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, पहले कौन सा कंटेनर फुल होगा? अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो पहले वही कंटेनर फुल होगा जिसका पासिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा पतला हो, ठीक है। तो इसका काफ़ी मोटा है, इसका पतला है, बट ऊपर मोटा हो जा रहा है, ये काफ़ी पतला है। तो यहाँ से जब तुम पानी डालोगे तो होगा यही कि भाई पहले क्या होगा, पहले ये वाला कंटेनर फुल हो जाएगा, है ना, और जब ये कंटेनर फुल हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वाला कंटेनर फुल होगा। क्यों? क्योंकि वहां से पानी फुल होते हुए आएगा ना। खुद इमेजिन करो ना इस चीज को, तुमने यहाँ से पानी डाला, तुम जब यहाँ से पानी डाल रहे हो तो पानी जा रहा है जा रहा है जा रहा है, पहले इसको फुल किया, उसके बाद इसको फुल करेगा, उसके बाद इसको फुल करेगा, उसके बाद इसको फुल करेगा, सबसे एंड में इसको फुल करेगा, है ना। इमेजिन किया होगा तुमने, जैसे मान लो ऊपर से तुम एक ग्लास में पानी डाल रहे हो, तो ऊपर से एक ग्लास में पानी डाल रहे हो और अगर उस ग्लास में छोटा सा छेद है, ठीक है, तो पहले उसके नीचे वाला ग्लास फुल होगा, उसके बाद ऊपर वाला ग्लास फुल होगा, है ना। अच्छा तो होगा क्या, पहले ये वाला फुल हुआ, फिर ये वाला फुल हुआ, फिर ये वाला फुल हुआ, फिर ये वाला फुल हुआ। तो हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, ठीक है, हम पानी डाल रहे हैं डाल रहे हैं डाल रहे हैं, ये यहाँ तक पहुँच गया, ये यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, और ये यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, और ये यहाँ तक पहुँच गया। मतलब जब तुम पानी डाल रहे थे तो क्या हुआ कि यहाँ पे जब तुम पानी डाल रहे हो तो सबका लेवल सेम तरीके से हाइट पर बढ़ रहा है। मतलब जब यहाँ पे इतना पानी हुआ था तो यहाँ भी इतना पानी हुआ था, यहाँ भी इतना पानी हुआ था, यहाँ भी इतना ही पानी हुआ था। इम्पॉसिबल। यही जब कोई चीज तुम्हें इम्पॉसिबल लगे, ठीक है, कोई चीज तुम्हें इम्पॉसिबल लगे बट फिर भी वो चीज करेक्ट हो, ऐसी सिचुएशन जिसमें चीज तो करेक्ट हो लेकिन तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से अलग निकले, इम्पॉसिबल निकले, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं पैराडॉक्स, ठीक है। तो इस सिचुएशन में तुम्हें लगा कि हम यहाँ से पानी डाल रहे हैं तो पहले ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता है। कभी तुमने शॉर्ट्स वगैरह में आया होगा आपके सामने, अगर आया होगा तो फिर यहाँ नहीं फंसते, आया होगा तो तुमने उसमें देखा होगा कि जब वो पानी डालता है तो सारे ही कंटेनर में सेम तरीके से पानी राइज होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर तुम चेक करोगे तो हर जगह प्रेशर सेम होता है, ठीक है। अगर लिक्विड सेम है तो हर जगह हॉरिजॉन्टल लेवल हो, वर्टिकल लेवल हो, हर जगह पर प्रेशर सेम होता है। और अगर प्रेशर सेम है और लिक्विड सेम है, मतलब प्रेशर और डेंसिटी सेम है, तो P इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रेशर सबके लिए सेम है, डेंसिटी सबके लिए सेम है, ग्रेविटी सबके लिए सेम ही है, तो क्या H सबके लिए सेम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसीलिए कंटेनर कैसा भी रहने दो, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा जलेबी कैसा भी रहने दो, कैसा भी कंटेनर रहे, बस पासिंग पॉइंट रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई तुमने इसमें छेद ही नहीं किया और इसको रख दिया, तब तो नहीं ही जाएगा ना उसमें पानी। लेकिन अगर तुमने यहाँ पे सबको रखा हुआ है एक साथ, ठीक है, और इसमें पानी डाल रहे हो तो सभी का लेवल सेम तरीके से राइज होगा।
ठीक है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, मतलब फ्लूइड्स का पैराडॉक्स, इम्पॉसिबल सिचुएशन जो कि ट्रू हो जाए। इसका मतलब यह है कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर जगह का प्रेशर सेम होता है। ठीक है, मतलब यहाँ का प्रेशर इज इक्वल टू होगा यहाँ का प्रेशर, इज इक्वल टू होगा यहाँ का प्रेशर, इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर। ठीक है, क्या यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर के इक्वल होगा? ये चीज में थोड़ा सा डिबेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है और यहाँ से रो GH भी लग रहा है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर के सेम के इक्वल, मतलब यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन ये प्रेशर इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, और यहीं से पास्कल ने डेवलप किया अपना लॉ। क्या लॉ बनाया उन्होंने ये बोला कि भाई, स्टेटमेंट तो उनका मैं लिखूंगा अभी थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। उन्होंने बोला कि तुम अज्यूम करो तुम्हारे पास कोई एक कंटेनर है, कंटेनर की जगह तुम एक प्लास्टिक की पाउच अज्यूम करो जिसमें तुमने पानी भर रखा है। उस प्लास्टिक की पाउच में तुम ढेर सारे छोटे छोटे छेद कर दो। जब तुम उसमें ढेर सारे छोटे छोटे छेद कर दोगे ना, और उसके बाद प्लास्टिक को ऐसे रखोगे, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए कि भाई, जैसे तुम्हारे पास ये प्लास्टिक की पाउच है, इस प्लास्टिक की पाउच में तुमने बहुत सारा पानी भर रखा है, और इस पानी में से तुमने यहाँ छेद कर दिया, यहाँ छेद कर दिया, यहाँ छेद कर दिया, यहाँ छेद कर दिया, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, और इसको तुमने ऊपर से लटका रखा है। ठीक है, मान लो तुमने यहाँ ऊपर से लटका रखा है, इतना बड़ा हाथ। ठीक है, मतलब तुमने यहाँ से क्या कर रखा है, पकड़ रखा है इस प्लास्टिक को। तो होगा क्या कि इसमें से पानी गिरेगा, और तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो ये नीचे वाला छेद है, इससे पानी तेजी से गिरना चाहिए, इससे थोड़ा कम तेजी से, इससे भी तेजी से, इससे भी तेजी से, इससे भी तेजी से, और इस ऊपर वाली जगह से पानी बहुत स्लो गिरना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पानी हर जगह से सेम स्पीड में फ्लो होता है, सेम तरीके से रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर हर जगह सेम लगता है। तो जब प्रेशर सेम है तो पानी भी सेम तरीके से गिरा। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में यहाँ पे पानी जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ से पानी गिरना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर ये प्लास्टिक पूरी फुल है तो आजमाना कभी, तुम ऐसे ऊपर की तरफ रखना, तो जितनी स्पीड से पानी ऊपर से गिर रहा होगा उतनी स्पीड से नीचे से भी गिरेगा। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि फुल रहना चाहिए प्लास्टिक। ऐसा ना हो कि भाई फुल नहीं है, आधा करके लेकर आए और बोल रहे हो ये देखो आपकी थ्योरी गलत है। ना, थ्योरी तो कभी गलत ही नहीं हो सकती। ठीक है, ओके। अगर थ्योरेटिकली तुम सही हो तो न्यूमेरिकली प्रैक्टिकली भी सही होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होता है। यहीं से डेवलप हुआ पास्कल लॉ। और अब हम लोग देखते हैं पास्कल लॉ के एप्लीकेशन और मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। बस इतना टॉपिक देख के खत्म करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, एप्लीकेशन में 2 एप्लीकेशन है, मेजरमेंट में 2 मेजरमेंट है, और पास्कल लॉ तो अभी हो जाएगा 5 मिनट में। चलिए अभी हम लोग देखते हैं पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है और उसका प्रूफ क्या है वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, पास्कल्स लॉ स्टेट दैट प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन इनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, मतलब कोई फ्लूइड है जो कि बंद है, ठीक है, हर जगह से क्या है, क्लोज्ड है, तो उस पर कभी भी आप अगर प्रेशर अप्लाई करोगे तो जो आप प्रेशर अप्लाई करते हो वो हर जगह पे इक्वली ट्रांसफर हो जाता है। मतलब अगर आपने यहाँ पे P प्रेशर अप्लाई किया तो ये कंटेनर है बेसिकली एक, और इस कंटेनर को हमने 4 जगह बंद कर रखा है। ये 4 पिस्टन से, एक पिस्टन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तीनों पिस्टन के एरिया फर्क है। ठीक है, एरिया में इसका एरिया A है, इसका 2 है, इसका A/2, इसका 3 है। ठीक है, तो बेसिकली 4 पिस्टन लगाए गए, चारों पिस्टन का एरिया अलग अलग रखा गया। तो उन्होंने ये देखा, मतलब पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर एक जगह से आप प्रेशर P अप्लाई करते हो तो हर जगह पे वही प्रेशर P ही लगेगा, हर जगह पे, माइंड इट, हर जगह पे प्रेशर P ही लगेगा। एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड ऑल्सो ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, प्रोवाइडेड दैट ग्रेविटी की वैल्यू वहां पे नेग्लेक्ट कर दी जाए। ठीक है, ओके, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, वरना आप इसको ऐसे रखोगे तो यहाँ से ग्रेविटी भी तो खींच रही है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली रखो, इस कंटेनर को हॉरिजॉन्टली रखो और यहाँ से एक प्रेशर P अप्लाई करो, तो आप देखोगे जो चारों साइड से प्रेशर P ही लगेगा। ठीक है, मतलब जैसे A पर तुमने प्रेशर PA अप्लाई किया बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ F। ठीक है, तो जब तुमने यहाँ से F फोर्स अप्लाई किया, ऐसा मान के चलो ये हॉरिजॉन्टल केस है, ठीक है, ग्रेविटी नहीं है यहाँ पे, ऐसा मान के चलो ग्रेविटी नहीं है, मतलब इस कंटेनर को हॉरिजॉन्टल रखा गया है। ठीक है, या फिर मान लो हम वैक्यूम में है, स्पेस में है, ठीक है, स्पेस में हम, चलो, तो यहाँ से जब F प्रेशर अप्लाई किया, F फोर्स से P प्रेशर अप्लाई किया, तो ये पाया कि 3A वाले पिस्टन को रोकने के लिए जो फोर्स लग रही है यहाँ पे वो लग रही है 3F, 2A को रोकने के लिए लग रही है 2F, A/2 को रोकने के लिए लग रही है F/2। ऐसा पाया गया। मतलब यहाँ से जब उन्होंने F फोर्स अप्लाई किया तो वहाँ पे 3 लोग बैठे थे, उन तीनों लोगों ने देखा कि भाई पिस्टन का ढक्कन बहुत ही तेजी से खुलने वाला है, तो तीनों ने फोर्स अप्लाई किया। तो एक ने ये पाया कि भाई यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, मतलब यहाँ से तुमने 2 न्यूटन फोर्स लगाया तो यहाँ से 6 न्यूटन लगाना पड़ रहा है रोकने के लिए। ठीक है, यहाँ से 4 न्यूटन, यहाँ से 1 न्यूटन, मतलब यहाँ से कम ही लगाना पड़ रहा है। बल्कि ऐसा क्यों हुआ? अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे हैं भाई यहाँ तो ग्रेविटी है ना, तो ग्रेविटी के कारण ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। भाई ग्रेविटी है ही नहीं, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दिया है हमने, ग्रेविटी है ही नहीं। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली करके ऐसे लगाया तो सामने से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा था।
ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग प्रेशर, निकालते हैं हम लोग फॉर ए के लिए। इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट, इसको मान लेते हैं सी पॉइंट, इसको मान लेते हैं डी पॉइंट। तो प्रेशर एट ए क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया ए आ गया। प्रेशर एट बी पॉइंट क्या आएगा, फोर्स 2F है, एरिया 2A है, तो ये भी आ गया F/A। प्रेशर एट सी क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये भी आ गया F/A। PD क्या हो जाएगा, ये फोर्स F/2, एरिया A/2, तो बाय टू कट गया, ये भी आ गया F/A। इसका मतलब ये पता चला कि भाई PA, PB, PC, PD सारे के सारे इक्वल हैं, तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे थे, ठीक है। ये क्या बात हुई, बकवास था, छोड़ो। तो PA, PB, PC, PD चारों के चारों इक्वल है, मतलब तुमने यहां से जो प्रेशर अप्लाई किया वही सेम प्रेशर यहां पर भी लग रहा था, यहां पर भी लग रहा था, यहां पर भी लग रहा था। यही कहता है हमारा पास्कल्स लॉ कि एक पॉइंट पर तुम जो प्रेशर अप्लाई करोगे वही प्रेशर हर एक पॉइंट पर अप्लाई होगा उस वाटर में। अगर ये कंटेनर क्लोज्ड होता, हर जगह से क्लोज्ड होता, सिर्फ यहां से ओपन होता, तो तुम जब यहां से P प्रेशर अप्लाई करते तो इस पानी में हर जगह पे ये पानी का मॉलिक्यूल इसको P प्रेशर से ढकेलता। वही P प्रेशर जो तुमने अप्लाई किया था, ये मॉलिक्यूल इसको P प्रेशर से ढकालता, ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर को P प्रेशर से ढकेलता, ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर को P प्रेशर से ढकेलता, मतलब सेम टू सेम प्रेशर हर जगह ट्रांसमिट हो जाता। दैट्स व्हाट वी कॉल पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ की हेल्प से हमने दो काम को बहुत ज्यादा आसान कर लिया, ठीक है। वो दो काम हम थोड़ी देर में देखते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, हार्ड चीज नहीं है, ओके। फिलहाल पास्कल लॉ समझा, जो प्रेशर तुम दोगे वही प्रेशर हर जगह पे ट्रांसमिट होगा, क्लियर। चलो हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। चलिए तो अभी हम देखते हैं पास्कल लॉ का एप्लीकेशन क्या हुआ, मतलब इस पास्कल लॉ से फायदा क्या हुआ हमें। हम मानते हैं हम एक हाइड्रोलिक लिफ्ट बना रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में होता क्या, आपने देखा होगा कार वगैरह को जिससे उठाया जाता है, जिस पे रख के कार को उठाया जाता है ना, फिर वो कार घूमती है ऐसे शोरूम में, उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। कई कई जगहों पे हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, कहीं कहीं पे तो बेस में ही फिट किया रहता है उसको, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर से कनेक्टेड एक बहुत ही बड़ा कंटेनर है, ठीक है, ओके। इस कंटेनर को थोड़ा और छोटा कर देता हूँ मैं, क्यों इतनी ज़्यादती क्यों, ऐसे ही, ठीक है, ठीक है। ये हो गया मेरा कंटेनर। इस कंटेनर पर मैंने एक पिस्टन लगा रखा है, ठीक है, जिस पिस्टन का एरिया क्या है A1, मतलब बेसिकली इस कंटेनर का एरिया ऐसा भी बोल सकते हो, या इस पिस्टन का ही एरिया बोल दो A1, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने एक पिस्टन लगा रखा है जिसका एरिया क्या है A2, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों है पिस्टन्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मान लो A1 की वैल्यू जो है वो है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया A1 कितना है, 2 मीटर स्क्वायर, और A2 इससे कम से कम भाई 50 गुना बड़ा तो दिख ही रहा है, मतलब वही 10-20 गुना भी बोल सकते हो। तो मान लो A2 है 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया 2 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से भी एक फोर्स आएगा, मतलब यहाँ पे जब मैं फोर्स अप्लाई कर दूंगा तो एक प्रेशर जाएगा अंदर, और ये जो प्रेशर जब अंदर जाएगा तो सेम प्रेशर इन पानी के मॉलिक्यूल्स में हो जाएगा, है ना, सेम प्रेशर इन सभी मॉलिक्यूल्स में हो जाएगा। और जो प्रेशर इन सभी मॉलिक्यूल्स में होगा वही प्रेशर इन मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होके इस कंटेनर में भी वही प्रेशर आएगा, है कि नहीं, बताओ। सेम प्रेशर इस कंटेनर में भी आएगा, मतलब इन सभी मॉलिक्यूल्स में भी क्या आएगा, वही प्रेशर आएगा। और वही प्रेशर कहाँ लगाएंगे मॉलिक्यूल्स, वही प्रेशर मॉलिक्यूल्स पिस्टन पर लगाएंगे, कंटेनर पर लगाएंगे, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वही प्रेशर ये इस पे कंटेनर पे लगाएंगे, तो इस कंटेनर पर बेसिकली एक फोर्स भी आएगा। मान लो फोर्स आ रही है F, है ना। हमने क्या किया, हमने यहाँ से 2 न्यूटन फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के कारण यहाँ पे एक प्रेशर पड़ा। अब वही प्रेशर पास्कल लॉ के मुताबिक यहाँ से ट्रांसफर हुआ, वही प्रेशर सब लोग लगा रहे, तो वही प्रेशर यहाँ पर भी आएगा, है ना। जो प्रेशर हमने यहाँ लगाया वही प्रेशर यहाँ आएगा, मतलब प्रेशर इन कंटेनर 1 जो है वो इक्वल होगा प्रेशर इन कंटेनर 2 के, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से प्रेशर इन 1 कैसे निकालेंगे हम लोग, फोर्स अपॉन एरिया। इसका फोर्स कितना है, 2 न्यूटन, एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर, इज इक्वल्स टू दूसरा प्रेशर कितना है, फोर्स कितना है दूसरे प्रेशर का पता नहीं, एरिया कितना है 50, 2 से 2 खत्म, तो F बराबर आ गया, F बराबर कितना आ गया 50 न्यूटन। मतलब तुमने फोर्स 2 न्यूटन का लगाया था, यहां पे फोर्स 50 न्यूटन का लग गया। अब सोचो यहां पे ये कंटेनर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता तो यहां पे 100 न्यूटन लग जाता। मतलब तुम दूसरे का एरिया जितना बड़ा रख सकते हो उतना रखो, और पहले कंटेनर का एरिया जितना छोटा रख सकते हो उतना छोटा रखो, तो जितना कम तुम फोर्स यहां से अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा फोर्स वहां से आएगा। मतलब जितना फोर्स यहां से अप्लाई करोगे उससे कहीं गुना ज्यादा फोर्स वहां पे अप्लाई होगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात, अच्छे से समझे। अब इसका डेरिवेशन देखो, ये तो मैंने एक वैल्यू लेके आपको थोड़ा सा इमेजिन करवाना चाहा ताकि आपको फील आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। मान लो तुमने यहाँ से F1 फोर्स लगाया, इस F1 फोर्स के कारण इन मॉलिक्यूल्स ने इस कंटेनर पर, इस पिस्टन पर F2 फोर्स लगाया,
ठीक है। F1 फोर्स के कारण यहाँ पे जो प्रेशर आया उसको मान लो P1 और यहाँ पे जो प्रेशर आया उसको मान लो P2। तो आप इसको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स से भी समझ सकते हो कि भाई जो प्रेशर इस पॉइंट पर होगा वही प्रेशर इस पॉइंट पर होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है ना। तो इसका मतलब जो P1 है वो इक्वल टू P2 है, या पास्कल लॉ से समझो। आपने जो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया सेम प्रेशर हर जगह ट्रांसमिट होगा। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल पर वही प्रेशर अप्लाई करेगा, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल पर वही प्रेशर अप्लाई करेगा, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल पर वही प्रेशर अप्लाई करेगा, ये मॉलिक्यूल इस पिस्टन पर वही प्रेशर अप्लाई करेगा। तो जब ये मॉलिक्यूल इस पिस्टन पर वही प्रेशर अप्लाई करेगा तो इस पिस्टन पर कुछ फोर्स अप्लाई होगा उस प्रेशर के कारण, तो प्रेशर वो फोर्स हम निकाल लेते हैं, है ना। तो P1 इक्वल टू P2 हुआ, तो P1 क्या आ जाएगा F1 बाय A1, P2 क्या आ जाएगा F2 बाय A2, ठीक है। तो अब क्या हुआ देखो, F2 क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा A2 बाय A1 इंटू F1, A2 यहाँ चला गया तो A2 बाय A1 इंटू F1। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं A2 को बहुत 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 बड़ा रख दूं A1 से तो होगा क्या? अच्छा एक बात मुझे बताओ, किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी, अगर उसका न्यूमरेटर बहुत ज़्यादा है और डिनोमिनेटर बहुत कम है, मतलब न्यूमरेटर 10 है और डिनोमिनेटर 0.01 है, तो उसकी वैल्यू 1000 होगी। मतलब न्यूमरेटर जितना ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा उस चीज़ की वैल्यू आती है, ठीक है। तो A2 अगर A1 से बहुत बड़ा है तो यहाँ पे F2 जो है वो F1 से बहुत बड़ा हो जाएगा। A2 A1 से बहुत बड़ा है तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, तो F2 की वैल्यू जो है वो F1 से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मतलब तुम यहाँ से लगाओगे 2 न्यूटन, वहाँ पे आएगा 100 न्यूटन। तो इसी चीज़ का यूज़ करके बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठा दिया जाता है। मतलब यहाँ पे गाड़ियाँ रखी जाती हैं, ये आ गई मेरी मर्सिडीज़। हाँ वैसे गाड़ियों का मैंने कभी सोचा नहीं यार लाइफ में कौन सी गाड़ी लेनी है। नैनो लेनी थी एक टाइम पे, क्या मतलब उस समय मैं 5 साल का था। ठीक है, यहाँ पे मेरी मर्सिडीज़ रखी हुई है इतनी सुंदर। अरे मेरे को वो वाली गाड़ी लेनी है जिसमें गेट उल्टे साइड से खुलता था, पुराने ज़माने में आती थी ना वाइट वाली टैक्सी जिसमें से मंत्री लोग उतरते थे, वो शायद उसमें है, सूर्यवंशम में है, सूर्यवंशम की खिचड़ी खीर सॉरी, ठीक है, उसमें है वो जब डोर जो है वो उल्टे साइड से खुलता है। मतलब जनरली हम लोग ऐसे डोर खोलते हैं, ठीक है, ऐसे, उसमें क्या वो आगे की तरफ से खुलता है। ठीक है, छोड़ो फालतू बात नहीं। तो यहाँ से हम लोग जब 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ से 1000 न्यूटन आएगा, और वो 1000 न्यूटन इस गाड़ी को उठाने के लिए इनफ होगा, क्योंकि एक गाड़ी का वजन कितना होता होगा, 100 किलो, ज़्यादा ही होता होगा। कभी उठाई नहीं गाड़ी, उठाता हूँ तो बताता हूँ। मान लो एक टैक्सी है, उसकी 150 नहीं, इतना नहीं यार, 120 किलो होता होगा एक गाड़ी का वजन, खाली गाड़ी है तो, है ना। 100 किलो मान लो, तो 100 किलो अगर उसका वजन है तो 980 न्यूटन उसका फोर्स लग रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, वहाँ से 1000 न्यूटन आ रहा है, तो वो तो आराम से उस गाड़ी को उठा देगा, है ना। तो यही होता है हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट। लिख पाओगे, डेरिवेशन कर पाओगे, डेरिवेशन यही है, बाय पास्कल लॉ, P1 इक्वल टू P2, दिस, बस यही है, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लेना, अपने वर्ड्स में लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। चलो अभी हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, दोनों का प्रिंसिपल समझ में आ रहा है ना, पास्कल लॉ ही है दोनों का प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करें तो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो या हाइड्रोलिक ब्रेक हो, दोनों का ही प्रिंसिपल क्या है, पास्कल लॉ। माइंड इट, दोनों का वही है प्रिंसिपल, पास्कल लॉ ही है, ठीक है। आप लोग पीछे भी देख लेना, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज़ होती है जैसा आप लोगों ने अभी तक देखा कि भाई देखो इसमें 4 टायर्स बना रखा था, एक यहाँ से भी कनेक्टेड होता है, लेकिन हम सिर्फ ये वाला टायर मान के चल रहे हैं। तो होता क्या है बेसिकली कि जब हम यहाँ पे अपने पैडल से, ये आपका क्या है, पैडल है, ठीक है। तो जब आप चप्पल से अपने पैर से जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हो तो उससे जो प्रेशर जनरेट होता है, मान लो यहाँ से आपने फोर्स अप्लाई किया है F1, बहुत ही कम फोर्स अप्लाई करते हो। हाइड्रोलिक ब्रेक वही होता है भाई जो गाड़ियों में होता है। गाड़ियों में जब गाड़ियाँ तेजी से भागती रहती है तो उनको रोकने के लिए क्या करते हो, आप ब्रेक मारते हो ना, उसी ब्रेक की बात हो रही है, कुछ और नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपने कभी सोचा है कि भाई इतनी तेज से चलती हुई स्पोर्ट्स कार हो, ट्रक हो, कुछ भी इतना तेजी से चलता है उसमें तुरंत ब्रेक लग जाता है, इतनी ताकत कहाँ से आती है कि भाई पूरा रोक लेते एकदम तुरंत। क्योंकि आपने देखा होगा जो टायर होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं और उनके अंदर जो स्लेव सिलेंडर्स होते हैं वो और बड़े बड़े होते हैं। मतलब वो टायर अगर इतना बड़ा है तो उसके अंदर सिलेंडर कितना बड़ा होगा, मतलब उस टायर से तो छोटा होगा लेकिन काफ़ी बड़ा होगा ना। और तुम अगर पैडल देखो, ब्रेक लगाने वाला जो पैडल देखो वो कितना छोटा होता है। तो यहाँ पे इसका एरिया जो होता है A1 ये बहुत छोटा होता है, और ये जो स्लेव सिलेंडर है इसका जो एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो A2 जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसके कारण सेम केस होता है। यहाँ पे जो तुम प्रेशर P1 अप्लाई करते हो वही प्रेशर यहाँ पर भी आता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो वही प्रेशर आएगा जो तुमने अप्लाई किया था। तो P1 इक्वल टू P2 आता है, तो F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2 आता है। तो तुमने फोर्स F1 अप्लाई किया था, F2 तुम्हें निकालना है, तो F2 अगेन वही आ जाएगा A2 बाई A1 इंटू F1। और सिंस A2 जो है वो A1 से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसके कारण जो F2 है वो भी F1 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब तुमने 2 न्यूटन लगाया, सामने 100 न्यूटन लगेगा और टायर जो है वो तुरंत रुक जाएगा खट्टे से, है ना। तो ये होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स।
और 2 टायर पीछे थे बट उनको बनाने का कोई सेंस नहीं था, मुझे मेरी ड्राइंग वैसे भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, सेम फंक्शन सेम प्रिंसिपल सेम वर्किंग है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर को मेजर करने वाली डिवाइसेस को हम लोग जनरली बैरोमीटर, ठीक है, गेज प्रेशर ऐसा करके बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेशर को मेजर करने के लिए मेनली 2 डिवाइसेस हमें पढ़नी है। पहली है मर्क्यूरी बैरोमीटर, बेसिकली है बारोमीटर। ठीक है, बारोमीटर मतलब क्या, बार मेजर करने वाला। बार मतलब क्या, प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है ना बार, ठीक है, उसको मेजर करने वाला। तो एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करे उसको हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक डिस्क होती है। अच्छा, मर्क्यूरी बैरोमीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की जगह मर्क्यूरी भर रखा है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, ए पॉइंट तक हम क्या करते हैं, इसमें मर्क्यूरी भरते हैं, ग्लास ट्यूब लगा के रखते हैं और यहाँ से हम लोग मर्क्यूरी भरते हैं तो मर्क्यूरी राइज करता है ना। तो मर्क्यूरी ए पॉइंट तक राइज करता है, उसके ऊपर जो भी जगह खाली छूट जाती है उसमें हम वैक्यूम बना के रखते हैं, मतलब उसमें हवा नहीं होती है। वैक्यूम बनाने का मेन सेंस इसीलिए है कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम 0 कर देते हैं। ठीक है, और इस वैक्यूम को हम टॉरिसेली वैक्यूम बोलते हैं, क्योंकि पहला जो बैरोमीटर डिस्कवर किया था जिन्होंने, मतलब पहली बार जो मेजरमेंट वगैरह लिया था वो टॉरिसेली ने लिया था, इसीलिए हम लोग इसको मर्क्यूरी टॉरिसेली वैक्यूम बोलते हैं। उनके नाम को यहाँ पे यूज़ किया गया ताकि लोग उनको याद करें। ठीक है, नाम आज जानते नहीं कौन है टॉरिसेली। ठीक है, ओके, किधर चली, और टॉरिसेली। तो बेसिकली इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। ठीक है, जैसे होता है पापोमीटर। पापोमीटर मतलब क्या, पाप मेजर करेगा। ऐसे ही एक और होता है यार, याद नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, कुछ तो था, क्रिकेट में था वो, बॉल की स्पीड मेजर कर, स्पीडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर मतलब क्या, स्पीड को मेजर करने वाला। वैसे ही बारोमीटर मतलब क्या, बार को मेजर करने वाला। बार मतलब प्रेशर। ठीक, तो हमें पता है पास्कल लॉ के हिसाब से कि जो प्रेशर बी पॉइंट पर होगा वही प्रेशर सी पॉइंट पर होगा, जो पी होगा वही पी सी के इक्वल होगा। ये तो हमें पता है ना। ओके, सी पर क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, तो इसका मतलब पी सी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और बी पर एक तो हाइट एच पे जो मर्क्यूरिक फ्लूइड है उसके कारण एक प्रेशर लग रहा है जो कि हो जाएगा रो जी एच, और एक प्रेशर लग रहा है ए के कारण, है ना, क्योंकि ए पर भले ही वैक्यूम है लेकिन यहाँ से एक प्रेशर लग रहा है ए के कारण। ठीक है, बट क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम है तो पी ए हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब बेसिकली टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है तो मैं ऐसा लिख के बता रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्टली लिखने वाला इंसान हूँ। ठीक है, बी पर कौन कौन से प्रेशर लग रहे हैं, एक तो ए के कारण लग रहा है क्योंकि ए के ऊपर भी तो कुछ चीजें हैं जो कि वैक्यूम है अभी, लेकिन हमें पता नहीं, हम लोग लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। और उसके नीचे लिक्विड का प्रेशर लग रहा है तो लिक्विड का प्रेशर हो जाएगा रो जी एच, हाइट एच की है ये, और ए का प्रेशर हो जाएगा पी ए, और सी पर जो प्रेशर लग रहा है वो एटीएम एटमॉस्फेयर के ही कारण सिर्फ लग रहा है तो हो जाएगा पी एटीएम। अब हमें पता है भाई ए के ऊपर तो पूरा का पूरा वैक्यूम है तो पी ए हो जाएगा 0, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो उसका प्रेशर कैसा, तो देयरफॉर पी एटीएम इक्वल टू आ जाएगा रो जी एच। अब यहाँ पे मर्क्यूरी की डेंसिटी रखते हैं पर्टिकुलर यूनिट में, वैसे तो 13.5 ग्राम पर ml होती है। ठीक है, बट अब उसको जनरल यूनिट में जब लिखते हैं तो वो रखते हैं, ग्रेविटी की वैल्यू रखते हैं 9.8। ये जो डिस्क है, सॉरी ये जो भी है फ्लास्क है, ये 1 मीटर का होता है, इसको रखते हैं वैल्यू, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ऐसे मेजर नहीं करते, हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू को इसकी हाइट के हिसाब से मेजर करते हैं। जैसे मर्क्यूरी का राइज मान लो 76 सेंटीमीटर तक हुआ, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है 76 cm ऑफ एच जी। ठीक, बट ये आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा, आपने सुना होगा 760 mm ऑफ एच जी। ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देख लेते हैं कहाँ तक मर्क्यूरी राइज हुआ है। ये लिक्विड नहीं है, फ्लूइड नहीं है कोई, मतलब फ्लूइड ही है बट ये लिक्विड नहीं है, ये क्या है, मर्क्यूरी है। तो मर्क्यूरी जहाँ तक राइज होता है वही लिख देते हैं प्रेशर, तो यहाँ पे प्रेशर आ गया 760 mm ऑफ एच जी। और एक यूनिट आती है हमारे पास टॉर। ठीक है, 1 टॉर इक्वल टू क्या होता है, 1 टॉर इक्वल टू होता है 1 mm ऑफ एच जी। ध्यान रखना ये सब भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 760 mm ऑफ एच जी। ये फिल इन द ब्लैंक वगैरह में आ सकता है, समझ गए ना कैसे मेजरमेंट वगैरह लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग देखते हैं यूट्यूब। आइए, तो अभी आप लोग सोचे होंगे यूट्यूब क्या, यूट्यूब ही तो देख रहे हैं। अरे ना भैया, इसे बोलते हैं यूट्यूब या फिर ओपन ट्यूब मैनोमीटर, कई सारे लोग इसे यूट्यूब बुलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, इसमें हम लोग ओपन ट्यूब मैनोमीटर का यूज़ करते हैं हम लोग टू मेजर प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस यूज़ करने के लिए हम मेजर करते हैं, और या फिर इसका यूज़ हम लोग गैस प्रेशर ऑफ गैस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब गैस का गॉज प्रेशर यूज़ करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस को यूज़ करने मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लेते हैं, एक लो डेंसिटी का फ्लूइड लेते हैं, केरोसिन वगैरह हो गया, उसको यहाँ से डालते हैं ताकि दोनों आर्म्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट सी है
ये एक फ्लास्क है हमारे पास, इस फ्लास्क में मान लो कोई गैस भरी हुई है या फिर नहीं भरी हुई है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मान लो कोई गैस भरी हुई है जिसका गॉज प्रेशर हमें मेजर करना है। गॉज प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें नहीं रहना चाहिए, ठीक है। गॉज प्रेशर मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक, ठीक है। तो जहां तक यहाँ पे ये फ्लूइड भरा उसको हमने माना पॉइंट सी, जहां से भरा उसको माना पॉइंट ए। अब हमें पता है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, तो मतलब प्रेशर एट सी जो है वो प्रेशर एट बी के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे जो प्रेशर एट बी है वो इक्वल आ गया प्रेशर एट सी के, क्योंकि प्रेशर इज सेम इन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना। अच्छा, अब बी पर प्रेशर कितना होगा? एक प्रेशर तो यहाँ पे रो जी एच होगा इस फ्लूइड के कारण, तो एक प्रेशर तो हो गया रो जी एच। दूसरा प्रेशर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ऊपर से भी तो एक प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। यहाँ पे नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर खुला ही नहीं है, एक तरफ खुला है इसलिए ओपन ट्यूब मैनोमीटर है ना, तो एक तरफ लग रहा है पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू क्या है पी सी। सो देयरफॉर पी सी इक्वल टू क्या आ गया पी नॉट प्लस रो जी एच। अब तुम्हें ये बात पता है कि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जो प्रेशर यहाँ पे लगा वही प्रेशर यहाँ पे हर जगह लगते हुए यहाँ पर भी वही प्रेशर लगेगा, इस गैस पर भी वही प्रेशर लगेगा। सो देयरफॉर प्रेशर एट डी क्या आ जाएगा? प्रेशर एट डी आ जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। और अगर मुझे इस गैस का गॉज प्रेशर निकालना है, गॉज प्रेशर मतलब उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर देना है, तो ये है इसका एब्सोल्यूट प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये आ जाएगा पी डी माइनस पी नॉट इक्वल टू रो जी एच। अब तुम्हें डेंसिटी पता है केरोसिन की, तुम्हें ग्रेविटी की वैल्यू पता है, तुम्हें ये एच की वैल्यू पता है, हो गया पूरा खत्म, ठीक है। इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो? गॉज प्रेशर ऑफ गैस कैलकुलेट कर सकते हो, बट इसको यूज मेनली किया जाता है प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो तुम्हें पता था कि भाई बी पर प्रेशर सी के इक्वल होगा। बी पर एक तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा इस फ्लूइड के कारण रो जी एच वाला प्रेशर, तो रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू पी सी, ठीक है। अब तुम्हें पता है जो प्रेशर सी पर होगा वही डी पर होगा, क्यों? पास्कल लॉ। तो पी सी इक्वल टू पी डी हुआ, तो पी सी की जगह तुमने पी डी कर दिया, पी डी इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। बट तुम्हें निकालना था इस गैस का गॉज प्रेशर, तो पी डी क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर, पी नॉट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों का गैप निकाल लो, तो दोनों का डिफरेंस निकाला तो वो रो जी एच आया। अरे पी नॉट यहाँ लेकर गए बेसिकली, तो रो जी एच आया, तो रो जी एच हो गया इसका गॉज प्रेशर गैस का, सिंपल। तो ये हो गए हमारे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। तो आपके जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है उसमें से सच कहूँ तो ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसकी मैं उम्मीद करूँ कि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक कुछ भी मैंने ऐसा खास पढ़ा नहीं दिया, ठीक है। एग्जाम में आने का चांस है सेकंड लेक्चर से और थर्ड लेक्चर से, सेकंड और थर्ड लेक्चर IMP है, ठीक है। आज का लेक्चर था ठीक ठीक था, आई होप आपको सब कुछ समझा होगा, कुछ नहीं समझा तो कमेंट करो, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, समझा दूंगा। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं जो आएगा, ठीक है, फिर भी हमने 25% सिलेबस कर लिया है। अब आगे लेक्चर में मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, रिलेशन बिटवीन देम, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट और कैपिलरी टाइज, ठीक है। शायद 3 लेक्चर लग जाएं फ्लूइड एट रेस्ट के, ठीक है। उसके बाद हम जब फ्लूइड इन मोशन शुरू करेंगे तो अगले बेसिकली आने वाले तीनों लेक्चर, ये चैप्टर अगर 5 लेक्चर में होता है तो सेकंड थर्ड फोर्थ लेक्चर बहुत IMP है, उसको मत छोड़ना, ठीक है। तो बेसिकली 5 में ही होगा, आप सोचना क्या है, ठीक है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ लेक्चर नेवर मिस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।